के तत्वों में रंगहीन यौगिक बनने के संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, स्कैंडियम +3 रंगीन है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास R18 3D1 फॉरेस्ट होगा। अब ये अपने +3 दहन की अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण डी संक्रमण नहीं होता। इस कारण यह रंगहीन है। ठीक इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, टाइटेनियम +4 रंगहीन होता है, क्यों? आंसर, टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास R18 3D2 फॉरेस्ट। अभी टाइटेनियम +4 अवस्था में 3D व फॉरेस्ट के इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इस स्थिति में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने से N-1D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg कक्षक में संक्रमण नहीं हो पाता। इस कारण यह रंगीन होता है, कलरलेस। रंगीन यौगिक के बनने से संबंधित तीसरा क्वेश्चन, टाइटेनियम +3 रंगीन है। अभी मैं बात की टाइटेनियम +4 जो था वो रंगहीन था, लेकिन टाइटेनियम +3 की बात करें तो वो रंगीन है। सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही काम आएगा, बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, +3, तो आर्गन 18 3D2 फॉरेस्ट। अब +3 क्या है, इसका मतलब टाइटेनियम से +3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो S में से 2 और D में से, तो टोटल D में कितना बचा, 4D1 फॉरेस्ट। अब D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब इलेक्ट्रॉन N-1D कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह इलेक्ट्रॉन T2G से Eg कक्षक में संक्रमण आसानी से करता। इस कारण यह रंगीन है,
कलर्ड है। तो स्कैंडियम प्लस 3 रंगीन है क्योंकि स्कैंडियम में डी में जो इलेक्ट्रॉन्स है फॉरेस्ट में दोनों बाहर चले जाते हैं। डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण डी संक्रमण नहीं होता, इसका एक कलर है ऐसे रंगीन है। टाइटेनियम प्लस 4 और टाइटेनियम प्लस 3 की तुलना करें तो टाइटेनियम प्लस 4 होगा, इस स्थिति में डी और एस दो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। तो डी और फॉरेस्ट कक्षक या डी में इलेक्ट्रॉन 0 है। जब इलेक्ट्रॉन आयोजित नहीं है तो डी संक्रमण नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं होगा, इसका रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, इसका टाइटेनियम प्लस 4 रंगहीन होता है। जबकि टाइटेनियम प्लस 3 की स्थिति में डी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, देखो 2 और 2 4 थे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, डी में कितना बचा 1। ये एक इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण करता है, यानी कि D2G कक्षक से जी कक्षक में संक्रमण होता है, इस कारण वह रंग प्रदर्शित करता है। परिवर्तनशील संयोजकता, इसको अपन दूसरे नाम ऑक्सीकरण अवस्था से प्रदर्शित कर सकते हैं। 3D श्रेणी में परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित होने का मुख्य कारण है डी कक्षक में आयुक्त इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना, आयुक्त इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना। थ्री वो फॉरेस्ट कक्षक की ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आसानी से के तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन में ऐसे अपन लिखते हैं जनरल लास्ट ऑर्बिटल 3d1 फॉरेस्ट, 3d2 फॉरेस्ट, 3d3 फॉरेस्ट, 3d5 फॉरेस्ट, 3d5 फॉरेस्ट, 3d6 फॉरेस्ट, 3d7 फॉरेस्ट, 3d8 फॉरेस्ट, 3d10 फॉरेस्ट, 3d10 फॉरेस्ट। एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2। इसी प्रकार डी कक्षक में उपस्थित आयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या डी ऑर्बिटल में देखा। 3D श्रेणी परिवर्तनशील संयोजकता की अपन एक श्रेणी बना रहे हैं, तो उस श्रेणी के अंदर हम किस प्रकार तत्व व्यवस्थित करेंगे उस हिसाब से आपको समझना है। सबसे पहले हमने लिखा था 3D श्रेणी के कौन से तत्व हैं। फिर 3D श्रेणी के अंदर हमने बात की
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात की s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब उन दोनों का योग करेंगे, यानी परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब क्या है, 3d प्लस 4s। 3d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या और 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होगी, वो क्या होगी, परिवर्तनशील संयोजकता। अब d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर में देखें 1, टाइटेनियम में 2, 3, आयनिक इलेक्ट्रॉन की बात करें 5, यहाँ हो जाएगा अपने पास 4, यहाँ हो जाएगा अपने पास 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0। ऐसा कैसे हुआ, मैं आपको बताया था। आपने बात करें से आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मैग्नीज तक यानी स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाएंगे तो आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के मान में वृद्धि होगी, लेकिन Fe से लेकर जिंक की ओर जाने पर आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के मान में कमी होगी। इस कारण लास्ट में कॉपर और जिंक में 0 प्राप्त हुआ आपके पास। अब बात करते हैं अपन दोनों का योग, x कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों का योग परिवर्तनशील संयोजकता कहलाती है। तो 2 और 1 3, 2 और 2 4, तो +2 +3 और +4 हो जाएगा। स्कैंडियम जो होता है परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि ये अपने बाइटम कोश में उपस्थित तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर निष्क्रिय गैस आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण ये +3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। टाइटेनियम में 2 2 4 हो गया तो +2 +3 +4, 2 3 5, +2 +3 +4 और +5। क्रोमियम 5 और 6, +2 +3 +4 +5 और +6। मैग्नीज की बात करें 5 और 2 7, +2 3 +4 +5 +6 और +7। यानी मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज की ओर जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। वृद्धि तो परिवर्तनशील संयोजकता बढ़ती, सिंपल सी बात, परिवर्तनशील संयोजकता में वृद्धि। अब हम जाएंगे फेरस से जिंक की ओर, 4 और 2 6, तो 6 तक ही रहेगा, यहाँ 7 तक आ रहा था। मैग्नीज सबसे 7 उच्चतम परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब मैग्नीज के बाद Fe की जाने पर 6 हो गए, अब देखो FeCO की ओर जाएंगे तो 5 जाएंगे। अब परिवर्तनशील संयोजकता के मान में लगातार क्या होगी, कमी होगी, ये 4 और लास्ट में बात करते हैं +1 ही होगा, लेकिन कभी कभी अपवाद है, +2 दर्शाता है कॉपर और जिंक +2। तो ये थी परिवर्तनशील संयोजकता। अब हम बात करेंगे Fe से जिंक की ओर जाना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, परिवर्तनशील संयोजकता में कमी। तो बात करेंगे अपन, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं परिवर्तनशील संयोजकता के। अब इस पूरी श्रेणी को अपन देखें, स्कैंडियम जो है और जिंक, स्कैंडियम एंड जिंक जो होता है परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम त्याग कर निष्क्रिय गैस से स्थिर विन्यास प्राप्त करता है, फिर +3 प्रदर्शित करता है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पूर्ण स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। तो स्कैंडियम से मैग्नीज की ओर जाने पर आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि, परिवर्तनशील संयोजकता में वृद्धि होती है, लेकिन
Fe से लेके जिंक की ओर जाने पर आयोनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होने के कारण परिवर्तनशील संख्या में कमी आती है। तो सबसे पहली श्रेणी में देखा जाए तो सबसे उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था मैग्नीज दर्शाता है +7, और मैग्नीज के बाद द्वितीय तत्वों की बात करें सभी तत्वों में परिवर्तनशीलता में कमी आने का मुख्य कारण है आयोनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होना। इससे रिलेटेड अपन बहुत से पॉइंट और क्वेश्चंस देखेंगे। स्कैंडियम से मैग्नीज और Fe से जिंक की ओर। स्कैंडियम से मैग्नीज ले जाएंगे परमाणु क्रमांक वृद्धि 21 से 25 की ओर। आयोनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, परिवर्तनशील संख्या में वृद्धि। बट Fe से जिंक के जाने पर इलेक्ट्रॉन युग्मित परिवर्तनशील संख्या में कमी। अभी हमने परिवर्तनशील संख्या की टेबल बनाई थी, उस टेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बोर्ड से यहाँ से जो पूछना सकता है। हमने बात की थी स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम परिवर्तनशील सजगता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। आर्गन रेडी 1 ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और निष्क्रिय गैस आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और स्कैंडियम +3 बनाता है। इसका एक परिवर्तनशील सजगता प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार बात करें अपन जिंक की, तो जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग लेता है और अपना पूर्ण स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण ये भी परिवर्तनशील सजगता नहीं प्रदर्शित करता। तीसरा पॉइंट, 3D श्रेणी में कॉपर व क्रोमियम +1 बहुधा ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 3D श्रेणी में मैग्नीज व क्रोमियम सबसे उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था, मैग्नीज होगा +6, क्रोमियम होगा +6, मैग्नीज होगा +7। ये उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पांचवा पॉइंट, थ्री श्रेणी के जो तत्व हैं वह अपने ऑक्साइड्स व फ्लोराइड के यौगिकों में उच्चतम ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। थ्री श्रेणी के जो बताया, थ्री श्रेणी के जो तत्व है अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड यौगिक में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था
यानी ये ऑक्साइड्स यौगिक है, यानी अम्लता और क्षारकता की बात कर रहे हैं। यानी कि जिन यौगिक, सपोज करो यौगिक है, यौगिक निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक, वो हमेशा सारे वायनिक प्रकृति, उच्च ऑक्सीडेशन नंबर वाले यौगिक अम्लीय संसूर्य प्रकृति। फॉर एग्जाम्पल Mn, जिसको बात करते हैं अपन MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O5, Mn2O6, Mn2O7, ये कुछ मैंगनीज के ऑक्साइड्स लिए। अब इन सबका अपन ऑक्सीजन निकाल के देखें। सब विद्यार्थियों में एक यौगिक का ऑक्सीजन निकाल के दूंगा, बाकी सभी का आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। जैसे बात करते हैं अपन मैंगनीज का, जिसका ऑक्सीजन निकालो उसमें चंद्रलेन होती है, तो मैंगनीज का जिसका निकालो उसको x मानेंगे, x प्लस ऑक्सीजन का कितना, तो -2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा +2। ठीक इसी प्रकार आपको इसका भी निकालना है, तो 2x + 3 - 2 बराबर 0, 2x - 6 बराबर 0, x बराबर 6/2, x बराबर +3। इसी प्रकार इस mn का निकालेंगे, यह क्या आएगा +4, यह आएगा +5, यह आएगा +6 और यह आएगा +7। अब अपन देखते हैं कि मैंगनीज की ऑक्साइड की जो सीरीज है, इस सीरीज में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? तो सबसे अधिक अम्लीय की बात करें तो दोनों, इसकी तुलना में ज्यादा हो, लेकिन सबसे ज्यादा अम्लीय दो। इस पूरी श्रेणी की बात करें, ये जो होंगे इनको अपन बोलेंगे वैधर्मी प्रकृति, और इन दोनों की बात करें ऑक्साइड्स, इनका ऑक्सीजन सबसे कम आ रहा है, तो ये सारे प्रकृति के। अगर इस पूरी श्रेणी की बात करें तो सबसे कम सारी होगा वो है MnO, सबसे सारी जो होगा वो MnO, और सबसे अधिक अम्लीय होगा वो होगा Mn2O7। इस पूरी श्रेणी की बात करें तो MnO सारी होगा और Mn2O7 अम्लीय होगा। बीच के दोनों हैं, उनका ऑक्सीजन +4+5 के उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। ये ऑक्साइड्स जो होता है, यानी अपने ये बता सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण है वो अम्लीयता के क्या होता है, व्युत्क्रमण होता है। अतः जैसे जैसे ऑक्सीकरण बढ़ेगा तो क्या अम्लीयता जो होगी वो ऑक्सीकरण की क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा अम्लीयता भी बढ़ेगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर समानुपाती अम्लीयता। जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा आएगा उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी, जिसका ऑक्सीडेशन कम आएगा वो अम्लीय कम होगा, अर्थात वो क्षारीय हो सकता है। ये चीज आपको समझना। इसी प्रकार थ्री श्रेणी का परिवर्तनशील श्रृंखला का लास्ट पॉइंट है धातु कार्बनिक यौगिक, यानी थ्री श्रेणी के जो तत्व है वो कुछ धातु कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, और धातु कार्बनिक यौगिक में थ्री श्रेणी के तत्व शून्य ऑक्सीकरणांक प्रदर्शित करता है, ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल धातु कार्बनिक यौगिक मतलब CO यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है, जो भी कार्बन के साथ क्रिया करेगा उस धातु का ऑक्सीकरण शून्य हो जाएगा, जैसे NaCO4। तो यहाँ पर कॉपर का अभी अपने थ्री श्रेणी में बताई थी, उसमें निकल जो होता है +2 भी होता है, +3 +4 भी होता है, लेकिन यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन अंक आपको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि धातु कार्बनिक यौगिक में CO जो होता है इसका ऑक्सीडेशन अंक 0 होता है।
जब ये 0 होगा तो इसका निकल का भी कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी तो बताया था आपको, जिसका ऑक्सीजन निकालना है उसको x मानना है, x + 4, नीचे संख्या दी उसको इंटू में करना है, इंटू 0 बराबर 0, x + 0 बराबर 0, x डॉट क्या आएगा 0। इसी प्रकार निकल का 0 आएगा। सेकेंड एग्जांपल धातु कार्बनिक यौगिक का FeCO5, इसमें भी Fe का कितना आएगा 0, जबकि Fe का +2 या +3 होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें धातु कार्बनिक यौगिक में 3D श्रेणी के तत्वों शून्य ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3D श्रेणी का जो मुख्य विशेषता थी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ये कंप्लीट हुई है। इसके साथ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने आपको बताया और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है वो भी आपको बताया, जैसे